हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो नथाले टूरे है वो आर्ट के बीच में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से चाइनीज आर्ट है वो अपना काम दिखाती है और किस प्रकार से यूरोपियन जो पेंटिंग है, जो यूरोपियन जो आर्ट है वो किस टाइप से अपनी जो कृतियां हैं वो बनाते हैं, किस प्रकार से वो अपने वर्क्स वो करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट था वो चाइनीज और यूरोपियन आर्ट के बारे में था, वहां पे कि उनके जो आर्टिस्ट हैं, उनके जो पेंटर है वो किस प्रकार से अपने काम को करते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज आई थी, जैसे कि जो चाइनीज चित्रकार होता है वो किसी से नहीं चाहता कि आप अपनी आंखों को उधार दे, वो आपसे आशा करता है कि आप इस चित्र के भीतर प्रवेश करें, आप इस चित्र के अंदर क्या क्या चीज है वो आप अपने हिसाब से, अपने माइंड के अकॉर्डिंग आप उस चीज को सोचे। जबकि जो यूरोपियन जो पेंटर होता है वो अगर एक पेंटिंग बनाए तो वो ये चाहता है कि आप भी उसकी तरह ही सोचे, जैसे कि उसने सोच करके कुछ पेंटिंग कुछ बनाई है, तो वो विचारों को थोपना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमने वहां पे पढ़े थे, दो स्टोरी है वो भी नरेट की गई थी, क्वेंटन की गई थी, एक वो दाऊ जी के बारे में बताया गया था। तो अब आगे हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, कि ये जो पीछे जो कंसेप्ट आया था चित्रकारों के बारे में, उनकी राय जानने के बारे में, तो जो कंसेप्ट था, जो ये धारणा थी, इज एक्सप्रेस्ड, इसको व्यक्त किया गया है एज शेंशुई, की शेंशुई के रूप में ये जो धारणा है वो व्यक्त की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है। लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, कि लिटरली मतलब जो शाब्दिक रूप से, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें शेंशुई का, तो माउंटेन वाटर मीन्स जो पर्वत का जो जल होता है, माउंटेन वाटर यानी पर्वतीय जल, विच यूज टू टुगेदर, कि विच यूज टुगेदर, जिसका उपयोग है वो टुगेदर मतलब साथ साथ, पर्वत जल इनका अगर हम साथ साथ इनका उपयोग करें, इनका प्रयोग करते हैं, तो रिप्रेजेंट वो प्रतिनिधित्व करता है द वर्ल्ड लैंडस्केप, कि जो शब्द लैंडस्केप है इस लैंडस्केप शब्द को रिप्रेजेंट है, ये करता है। अगर इनको साथ साथ उपयोग किया जाए इस शब्द का, पर्वत जल का, तो ये शब्द है वो लैंडस्केप शब्द को, भूत परिदृश्य को, ये जो शब्द है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भूदृश्य मतलब हमारी पृथ्वी का दृश्य है। और अगर पर्वत जल हम साथ में बोलते हैं, पर्वत जल मीन्स पर्वतीय जल, पर्वत से बहता हुआ पानी, तो वो एक लैंडस्केप को हमारे माइंड के अंदर शो करता है। अगर हम सीधा पानी सोचते हैं तो लैंडस्केप का जो दृश्य है वो हमारी दृष्टि में नहीं आएगा। अगर माउंटेन अगर हम सिंगल वर्ड बोले तो भी इतना जो लैंडस्केप का सीन है वो नहीं आएगा, लेकिन अगर पर्वत जल हम बोले तो हमें पर्वत से बहता हुआ जल है वो हमारे माइंड में आ जाएगा। तो ये लैंडस्केप शब्द को रिप्रेजेंट करता है, लैंडस्केप शब्द का प्रतिनिधित्व है वो करते हैं इन दोनों पर्वत जल, इन दोनों को अगर साथ साथ हम बोले, साथ साथ इसका प्रयोग करें, तो ये लैंडस्केप शब्द को रिप्रेजेंट करता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, कि मोर देन टू एलिमेंट्स, कि दो तत्वों के अतिरिक्त, ऑफ एन इमेज, के एक इमेज के अंदर, एक किसी दृश्य के अंदर दो तत्वों के अतिरिक्त, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल, कि ये जो दो कॉम्प्लीमेंट्री जो पोल है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी जो पूरक जो ध्रुव है, पोल्स होते हैं ध्रुव, तो दो पूरक ध्रुवों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो पूरक ध्रुवों का प्रतिनिधित्व है वो करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, कि ये जो दाओइस्ट मतलब जो दाओवाद है उसके व्यू को, उसके दृष्टिकोण को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड संबंधी जो दाओवाद का जो व्यू था उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। कौन सी चीज रिफ्लेक्ट करती है कि इन मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, के एक इमेज में इन दो तत्वों के अतिरिक्त, वाटर और जल है, इन दो तत्वों के अतिरिक्त ये दो जो कॉम्प्लीमेंट्री पोल हैं, जो पूरक ध्रुव उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शब्द जो पर्वत जल है, पर्वत और जल दोनों क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पोल मतलब जो पूरक ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव को एक दक्षिणी ध्रुव को, तो ये जो दो पूरक ध्रुव है इनको रिप्रेजेंट करती है, और जो ब्रह्मांड संबंधी जो दाओवादी जो व्यू है उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसका प्रतिबिंबित उसको करती है। द माउंटेन इज यांग, चाइनीज लैंग्वेज में बताया है कि द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, कि जो वर्ड माउंटेन है, पर्वत है, इज यांग वो यांग है। यांग एक चाइनीज वर्ड है तो उसको यांग बताया है, और वाटर को यिन बताया जाएगा आगे देखना। तो माउंटेन है वो यांग है, रीचिंग वर्टिकली, वर्टिकली मतलब एकदम लंबवत रूप में एकदम सीधा खड़ा होकर के रीचिंग पहुंचता है कहाँ पे, टुवर्ड्स हेवन,
कि हेवन की तरफ, स्वर्ग की ओर ये एकदम लंबवत रूप में एकदम सीधे खड़े होकर के पहुंचता है। स्टेबल, हेवन की तरफ किस प्रकार से? एकदम स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन। कि स्टेबल यानी एकदम स्थिर, वार्म गर्म क्योंकि माउंटेन है वो गर्म होता है, एंड ड्राई इन द सन और सूर्य की धूप में ड्राई एकदम शुष्क, शुष्क होता है, सूखा हुआ होता है। माउंटेन की बात कर रहे हैं, माउंटेन कैसा होता है? एकदम सीधा खड़ा होता है, एकदम इतना लंबा होता है, बड़ा होता है, जो कि ऐसा लगता है कि स्वर्ग की तरफ पहुंचता है। और वो एकदम स्थिर रहता है, गर्म रहता है, और सूर्य की धूप में या धूप में वो ड्राई होता है, शुष्क होता है। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि वाटर क्या है? यिन है। माउंटेन यांग है, वाटर है वो यिन है। ओरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। और वो कैसा होता है? ओरिजेंटल, ओरिजेंटल होता है मतलब एकदम समतल होता है, पानी है वो समतल बहता है, खड़ा नहीं रहता। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और वो अर्थ पे, पृथ्वी पे पड़ा हुआ रहता है, रेस्ट करता हुआ। फ्लूइड मतलब एकदम द्रव रूप में होता है। मॉइस्ट यानी नम होता है। एंड कूल ठंडा होता है, शीतल होता है। तो पानी कैसा है? यिन है, समतल होता है, पृथ्वी के ऊपर रेस्टिंग मतलब ऐसे पड़ा हुआ रहता है। फ्लूइड द्रव रूप में होता है, नम होता है, एंड कूल शीतल होता है। तो पानी क्या है? यिन, और माउंटेन क्या है? यांग। द इंटरेक्शन ऑफ यिन द रेस्पेक्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटरपार्ट यांग, एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म। तो देखो, द इंटरेक्शन ऑफ यिन, कि यिन के साथ में जो इंटरेक्शन है, मतलब यिन के साथ में द इंटरेक्शन ऑफ यिन द रेस्पेक्टिव फेमिनाइन, की जो इंटरेक्शन होता है यिन के साथ में, जो इसके जो क्रिया प्रतिक्रियाएं जो होती है, इंटरेक्शन मीन्स होता है जो प्रतिक्रियाएं देना, कोई क्रिया प्रतिक्रिया करना, कोई काम करे उसके प्रति हम जो चीज दिखाते हैं, जो प्रतिक्रिया देते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। कि द इंटरेक्शन ऑफ यिन, कि यिन की यानी जो पानी के रूप में जो यिन है उसकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है, द रेस्पेक्टिव, वो रेस्पेक्टिव होती है फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, की जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो वैश्विक ऊर्जा है, उसके एस्पेक्ट में, उसके उस तत्व की तरफ, उस पक्ष की ओर वो फेमिनाइन होती है, स्त्रीलिंग होती है। एंड रिसेप्टिव, और रिसेप्टिव होती है। तो इस प्रकार से रिसेप्टिव मतलब ग्रहण करना होता है, कि ये एक फेमिनाइन तत्व के रूप में, एक स्त्रीलिंग तत्व के रूप में ये रिसेप्टिव होती है, ग्रहण करने वाली होती है वैश्विक ऊर्जा को। तो द इंटरेक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, की यिन के जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो यूनिवर्सल एनर्जी के पक्ष में स्त्रीलिंग और उस ऊर्जा को ग्रहण करने वाली होती है। तो जो वाटर है वो एक फेमिनाइन एस्पेक्ट में आता है। एंड इट्स काउंटरपार्ट यांग, और इसका जो काउंटरपार्ट होता है मतलब उसके समकक्ष जो होना, तो इसके समकक्ष, इनके समकक्ष कौन है? यांग। तो इट्स काउंटरपार्ट यांग, कि इसका जो काउंटरपार्ट, इसका जो पूरक तत्व या इसका जो समकक्ष जो यांग है वो एक्टिव है, मतलब क्रियाशील है, और मैस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग तत्व है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और ये ऑफ कोर्स मतलब ये वास्तव में क्या है? ए फंडामेंटल नोशन, की फंडामेंटल यानी मूल नोशन, विचार होता है कि मूलभूत विचार है, और दाओइज्म का, दाओवाद का ये एक मूलभूत विचार है। What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where the interaction takes place. कि what is often overlooked, कि प्राय जिस चीज को overlooked मतलब जिसकी उपेक्षा की जाती है, is an essential third element, कि एक आवश्यक तीसरा एलिमेंट है, तीसरा तत्व है जिसकी प्राय उपेक्षा की जाती है। overlooked होता है उपेक्षा किया जाना, और वो तीसरा तत्व कौन सा है? the middle void, कि middle void जो है मतलब बीच में जो रिक्त स्थान है, middle यानी बीच में, void होता है रिक्त स्थान, कि बीच में जो रिक्त स्थान जो कि तीसरा आवश्यक तत्व है उसकी प्राय उपेक्षा की जाती है। वेयर द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया की जाती है, मतलब ये जो बीच का स्थान है यहाँ पे ही जो इंटरेक्शन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया की जो कार्य है वो संपन्न होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये इंटरेक्शन ही होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, कि दिस कैन बी कंपेयर्ड, और इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसकी तुलना है वो योगा की जो योगाभ्यास जो होता है उसमें प्राणायाम से इसका कंपैरिजन है वो कर सकते हैं। इसकी तुलना योग के प्राणायाम से, योगाभ्यास के प्राणायाम से कर सकते हैं। ब्रेथ इन, श्वास को अंदर लेना, रिटेन मतलब वहां पे रोक के रखना, सांस को अंदर लेके वहां बनाए रखना, एंड ब्रेथ आउट, और ब्रेथ आउट मतलब सांस को बाहर निकालना। तो द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स,
कि द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, कि ब्रीथ का जो सस्पेंशन होता है, जो निलंबन होता है, वो ही क्या है, इज द वॉइड, वो ही वॉइड होता है, वो बीच का रिक्त स्थान है, वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है, जहाँ पे एकाग्रचित्त की भावना जहाँ पे प्रकट होती है, जहाँ पे ध्यान लगाया जाता है, समाधि जहाँ पे होती है, तो वो ही क्या होता है, ब्रेथ का सस्पेंशन है, वो ही मेडिटेशन होता है, वही बीच का वो रिक्त स्थान है, वो होता है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, कि जो मिडिल वॉइड होता है, जो बीच का रिक्त स्थान है, वो एसेंशियल है, आवश्यक है, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी हैपन नहीं हो सकता, कोई भी चीज है वो घटित नहीं हो सकती। Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape, कि hence यहाँ पे जो importance of the white, कि जो white स्थान है, जो सफेद unpainted space, unpainted मतलब जो बिना पेंटिंग किया हुआ, चित्र से रहित जो स्पेस है, खाली स्थान है, जो जगह है, इन चाइनीज लैंडस्केप, की चाइनीज लैंडस्केप में, चीनी भूदृश्य में जो सफेद बिना चित्र के जो रिक्त स्थान है, वो क्या है, इम्पोर्टेंस रखता है, इसका महत्व होता है, इसी वजह से इसका महत्व है, वो होता है उस मिडिल स्पेस की वजह से। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोड, कि दिस इज ऑल्सो, कि यही वो चीज होती है, वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोड, जहाँ पे मनुष्य को एक मूलभूत भूमिका मिलती है, मतलब यही इसी जगह मिडिल वॉइड के अंदर ही मनुष्य को एक मूलभूत भूमिका है वो मिलती है। In that space between heaven and earth, he becomes the conduit of communication between both poles of the universe, कि in that space, उस स्पेस के अंदर ही, उस स्थान के अंदर ही, between heaven and earth, कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, उस स्थान पर वो जो मनुष्य होता है, become the conduit of communication, कि वो कम्युनिकेशन का, एक संप्रेषण का, बातचीत करने का एक कंड्यूट मतलब मार्ग बन जाता है, between both poles of the universe, कि इस ब्रह्मांड के दोनों ध्रुव के बीच में कम्युनिकेशन का एक मार्ग बन जाता है। स्वर्ग और अर्थ के बीच में वो जो खाली स्थान है, वो उस मनुष्य के लिए ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच में कम्युनिकेशन का मार्ग है, वो बन जाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी जो प्रेजेंस है, उपस्थिति आवश्यक होती है, इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, कि इवन इफ, चाहे वो सजेशन के रूप में ही क्यों न हो, चाहे वो केवल एक सुझाव के रूप में ही क्यों न हो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज इन फ्रेंकोइज, जो फ्रेंकोइज चेक्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप, ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया है इसमें, कि जो ह्यूमन बीइंग की जो प्रेजेंस है वो आवश्यक है, इवन इफ, चाहे वो ओनली सजेस्टेड ही क्यों न हो, चाहे वो एक प्रतीक के रूप में ही क्यों न हो। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक, कि जो लॉफ्टी पीक है, मतलब जो ऊंची ऊंची जो पहाड़ों की जो चोटियां हैं, उनके द्वारा, उनमें खो जाने के बाद भी, या फिर उनमें जो ऑप्रेस्ड मतलब उसमें जो ऑप्रेस्ड मतलब दब जाना होता है, कि उस ऊंची ऊंची चोटियों में खो जाने से, और वहां पे ऑप्रेस्ड मतलब एकदम दब जाने के स्थान पे, वहां पे ऑप्रेस्ड एक तरीके से दबाव होता है, किसी को पे प्रेशर डालना, तो वहां पे आतंकित होना, या उस वहां पे दब जाना, या फिर वहां पे खो जाना उन लॉफ्टी पीक्स में, ऊंची ऊंची चोटियों से। तो जो मनुष्य होता है उन चोटियों में खो जाने के स्थान पे, या फिर अपने आप को दब जाने के स्थान पे, वो जो मनुष्य है वो क्या होता है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, वो इस लैंडस्केप की, इस भूदृश्य की वो आंख होता है, वो मनुष्य। और ऐसा किसने कहा है, फ्रेंकोइज चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, कि फ्रेंकोइज चेक ने एक वंडरफुल एक्सप्रेशन दिया है, एक आश्चर्यजनक एक अभिव्यक्ति करी है, कि वो जो मनुष्य है वो उन ऊंची ऊंची चोटियों में खो जाने और वहां पे दब जाने के स्थान पे वो इस लैंडस्केप की आइज होता है, आंख होता है। तो इंस्पायर्ड फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद में देखो इंडियन आर्ट के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। देखो वेन फ्रेंच पेंटर जीन डुवेफर है, ये mooted the concept of art brut in the 1940s. The art of the untrained visionary was of minority interest. कि वेन फ्रेंच पेंटर जीन डुवेफर, कि जब, चलो पहले इसका टाइटल भी देखते हैं, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, कि गेटिंग इनसाइड मतलब व्यक्ति का प्रवेश करवाया जाना, व्यक्ति को परिचित करवाना, किससे, आउटसाइडर आर्ट से, जो बाहर की जो कला है, बाहर के जो व्यक्ति की जो कला है उससे परिचय करवाया जा रहा है। कि जब फ्रेंच पेंटर जीन डुवेफर mooted द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन द 1940s, कि 1940 के अंदर जब जीन डुवेफर ने आर्ट ब्रूट की जब कंसेप्ट, आर्ट ब्रूट की धारणा को जब mooted मतलब जब धारणा प्रस्तुत करी थी, कौन सी धारणा, आर्ट ब्रूट की धारणा 1940s में, 1940 के दशक में
फ्रेंच पेंटर जीन डुबेफर ने आर्ट ब्रूट के कंसेप्ट को मुटेड मतलब प्रकट किया था, प्रस्तुत की थी। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी की जो आर्ट थी, अनट्रेंड विजनरी मतलब अप्रशिक्षित जो कलाकार था, उसकी आर्ट, उसकी कला है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब बहुत ही कम लोगों की रुचि की बात थी, वहां पे कम लोगों की रुचि का विषय था। मतलब जो अप्रशिक्षित जो कलाकारों की जो कला थी उनमें बहुत कम लोगों को रुचि थी। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगनिंग कि अपनी जो वेल मतलब घूंघट के अंदर, वेल होता है घूंघट के अंदर मतलब अपनी जो अज्ञात रूप से जो शुरुआत थी। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगिनिंग्स आउटसाइडर आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। कि फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगनिंग कि लगभग इसकी जो अज्ञात जो बिगनिंग थी, अज्ञात जो इसकी शुरुआत थी, वेल मतलब अज्ञात होता है एकदम घूंघट में होना मतलब जिसको हम जानते नहीं अज्ञात, तो इसकी अज्ञात शुरुआत से लेकर के फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगनिंग की इसकी लगभग शुरुआती अज्ञात शुरुआत से लेकर के प्रारंभ होकर के जो आउटसाइडर आर्ट है, आउटसाइडर आर्ट देखो इन्वर्टेड कोमा में है, इसको हम कोई हिंदी में डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो आउटसाइडर आर्ट है वो हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया कि वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बिकम द फास्टेस्ट तेजी से बढ़ता हुआ एक एरिया है। बढ़ता हुआ एरिया किसका? इंटरेस्ट, रुचि का, कि रुचि का जो तेजी से बढ़ता हुआ एरिया है वो धीरे धीरे वो बनती जा रही है ये जो आउटसाइडर आर्ट है। इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली, इंटरनेशनली मीन्स अंतरराष्ट्रीय जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है, समकालीन जो कला है, कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन मतलब उसके टाइम की, जब अनट्रेंड जो कलाकार थे उनके टाइम में ही एक और भी कला होगी, तो उसके समकालीन जो कला थी उनमें सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एरिया कौन सा था? आउटसाइडर आर्ट। देखो फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगिनिंग की इसकी लगभग अज्ञात शुरुआत से प्रारंभ होकर के जो आउटसाइडर आर्ट है वो अंतरराष्ट्रीय समकालीन कला के क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय समकालीन कला के अंदर तेजी से बढ़ता हुआ, रुचि का तेजी से बढ़ता हुआ जो एरिया है, क्षेत्र है, वो बनती जा रही है। आउटसाइडर आर्ट मतलब जो बाहर की जो कला है, बाहर के लोगों की जो कला है, तो वो जो आउटसाइडर आर्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर, समकालीन कला के अंदर, अंतरराष्ट्रीय समकालीन कला के क्षेत्र में ये रुचि का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है वो बनती जा रही है, बन रही है। This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. तो देखो इस चीज को समझना हमें बहुत जरूरी है। मैं बार बार तभी इस एक चीज को बार बार ऐसे समझा रही हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है वो इस पैरा के अंदर हमें मिलेगी। कि दिस जेनर, ये जो जेनर है, ये जो इसका टाइप है, इस डिस्क्राइब, इसका वर्णन किया जाता है एज द आर्ट, एक कला के रूप में, ऑफ दोज, उन लोगों की, हु हैव नो राइट, जिनके पास में कोई राइट, कोई अधिकार नहीं होता है, टू बी आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के रूप में, एक कलाकार होने का, एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग को नहीं लिया होता है, कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया होता है। तो देखो जिस टाइप का, जिस प्रकार का वर्णन इस कला के अंदर किया गया है, तो कि दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, कि जिस जेनर का, जिस टाइप का वर्णन इस कला के अंदर किया गया है, इस कला के क्षेत्र में किया जाता है, हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जिन्हें कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं होता है, एज बिकॉज, क्योंकि उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग उन्होंने ली हुई नहीं होती है। मतलब जिन लोगों ने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली उन लोगों को आर्टिस्ट होने का कोई अधिकार है वो इस क्षेत्र में नहीं दिया जाता। यट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट, कि यट फिर भी वे क्या होते हैं? शो टैलेंट, वो टैलेंट दिखाते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, आर्टिस्टिक इंसाइट, और अपने अंदर जो आर्टिस्टिक मतलब कलात्मक जो इंसाइट है, अंतर्दृष्टि है, उसको वो शो करते हैं। कि फिर भी उनको कलाकार होने का दर्जा तो नहीं दिया जाता, उनको कलाकार तो नहीं बोला जाता क्योंकि फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? वो अपने टैलेंट को, अपनी जो प्रतिभा है और अपने अंदर जो कलात्मक जो अंतर्दृष्टि है, इंसाइट है, उसको वो शो करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offering. कि their works, उनके जो वर्क्स होते हैं, उनकी जो कृतियां होती हैं, are a stimulating contrast, stimulating मतलब एकदम से उद्दीप्त करने वाली, बहुत ही वंडरफुल जो कॉन्ट्रास्ट है, जो विपरीतता है, to a lot of mainstream offering, mainstream मतलब जो मुख्य धारा है, offering मतलब मुख्य धारा की जो कृतियां हैं।
कि उनके जो वर्क्स होते हैं, उनकी जो कृतियां होती है, वो बहुत सी मुख्य धारा की जो कृतियां हैं उनके प्रति एक उद्दीप्त, एक बहुत ही रोचक एक विपरीतता होती है। मतलब वो भी करते हैं और साथ में जो मुख्य जो लोग होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो भी अपनी कृतियों का निर्माण करते हैं। तो उनके प्रति वो एक उद्दीप्त करने वाली, एक बहुत ही वंडरफुल एक कॉन्ट्रास्ट होती है, विपरीतता वहां पे प्रदान करती है। तो अब देखो, अराउंड द टाइम डुबेफोर वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट इन इंडिया एंड अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। कि अराउंड द टाइम मतलब उस समय के आसपास डुबेफोर वाज प्रोपाउंडिंग, कि जब डुबेफोर है वो प्रोपाउंडिंग मतलब प्रस्तुत कर रहा था इस कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट को, कि जिस समय के आसपास जो डुबेफोर अपने कंसेप्ट को, अपनी धारणा को प्रोपाउंड कर रहा था, प्रस्तुत कर रहा था इन इंडिया, भारत में क्या हो रहा था, एन अनट्यूटर्ड जीनियस, की एक अनट्यूटर्ड मतलब एक अशिक्षित जो जीनियस है, जो प्रतिभा है, वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, वो पैराडाइज का निर्माण कर रही थी, एक स्वर्ग का निर्माण कर रही थी। कि जिस समय इस धारणा को डुबेफोर प्रस्तुत कर रहा था, तो भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभा है, वो स्वर्ग का निर्माण कर रही थी। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh। तो देखो, years ago मतलब कई वर्षों पूर्व, द लिटिल पैच ऑफ जंगल की जंगल के एक छोटे से टुकड़े को ही बिगन क्लियरिंग, जिसको उसने साफ करना शुरू किया था, ही बिगन मतलब उसने शुरू किया था क्लियरिंग, साफ करना, टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, अपने लिए गार्डन बनाने के लिए, कि स्वयं के लिए गार्डन का निर्माण करने के लिए इस जंगल के एक छोटे से टुकड़े को जिसको उसने साफ करना शुरू किया था, कि वर्षों पूर्व जंगल के छोटे से टुकड़े को उसने साफ करना शुरू किया था, क्लियर करना शुरू किया था, टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, अपने लिए गार्डन बनाने के लिए, ताकि वो अपने लिए गार्डन बना सके। किससे? स्कल्प्टेड विद स्टोन, पत्थरों से, पत्थरों की मदद से, एंड रिसाइकल मटेरियल के, जो रिसाइकल मटेरियल है, जो टूटे फूटे जो चीजें हैं, इज नोन टू द वर्ल्ड, जो कि संसार में टूटी फूटी चीजें और पत्थर जो हैं उनकी मदद से इस संसार में, चलो छोड़ते हैं, रिसाइकल मटेरियल तक करते हैं, कि पत्थरों से और टूटी फूटी चीजों की मदद से अपने लिए गार्डन का निर्माण करने के लिए जंगल के एक टुकड़े को कुछ वर्षों पूर्व उसने जंगल को क्लियर करना शुरू किया था। अब देखो, ये देखो ऊपर जो चित्र दे रखा है, ये रॉक गार्डन के अंदर है। इस प्रकार से उसने पत्थरों से निर्माण किया, इस पूरे गार्डन का गार्डन बनाया गया है। वहां पे पूरे जैसे इंसान पत्थरों से बनाए गए हैं, पेड़ है वो भी पत्थरों से ऐसे रूप दिया गया है। हालांकि उसके अंदर पेड़ भी है, ऐसी बात नहीं है कि पेड़ नहीं है उस रॉक गार्डन के अंदर। और इसके ऊपर ऐसे चूड़ियां पहनाई गई है, टूटी फूटी मतलब जो चीजों का उपयोग करके पत्थरों के ऊपर ऐसे चूड़ियां पहना के ऐसे आदमी का रूप दिया गया है। वहां पे झरने भी लगाए गए हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन है, देखने लायक है, अगर कभी मौका मिले तो जरूर देखना। तो इज नोन टू द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड में जाना जाता है टुडे, आज, किस रूप में, एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़, कि वो चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन संसार में जाना जाता है। तो उसने इतना सुंदर गार्डन है वो बनाया, पत्थरों से बनाया, जो टूटी फूटी चीजें हैं उनसे बनाया। Its 80 years old creator director नेक चंद is now held as India's biggest contributor to outsider art। कि इन 80 years old creator की 80 साल के ओल्ड क्रिएटर मतलब जो रचयिता है बूढ़े 80 वर्ष के जो रचयिता डायरेक्टर है नेक चंद, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, कि इंडिया के, भारत के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर यानी योगदान करने वाले आउटसाइडर आर्ट में, इज नाउ हेल्ड मतलब माने जाते हैं। कि ये 80 वर्षीय रचयिता डायरेक्टर नेक चंद भारत में आउटसाइडर आर्ट में सबसे बड़े कंट्रीब्यूट करने वाला, सर्वाधिक योगदान देने वाला भारतीय है, वो माने जाते हैं। द 50th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK based magazine pioneers in outsider art publications, feature Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover। तो देखो, द 50th issue की जो 50वां जो इश्यू था, मतलब 50वां जो अंक था, स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन एक पत्रिका है, मैगजीन है। तो रॉ विजन नाम की जो एक पत्रिका है, ये यूके बेस्ड मैगजीन, कहाँ पे है ये, कौन सी पत्रिका है, यूके बेस्ड, मतलब यूके पर आधारित एक पत्रिका है। पायनियर मतलब अग्रणी है इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, की आउटसाइडर आर्ट की जो
पब्लिकेशंस हैं, जो प्रकाशन है उनमें ये अग्रणी हैं। तो देखो रो विजन से स्टार्ट करते हैं कि रो विजन नामक एक यूके बेस्ड पत्रिका जो कि आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन में, आउटसाइडर आर्ट के प्रकाशनों में जो कि अग्रणी है, जिसकी जन्मदाता है, उसने क्या किया, नेक चंद और उसके जो रॉक गार्डन का जो स्कल्पचर है, रॉक गार्डन में जो मूर्ति कला है वीमेन बाय द वाटरफॉल, उसको अपने 50 जो इश्यू था, अपना जो 50वां जो अंक था स्प्रिंग 2005, उसके अंदर क्या किया, एनिवर्सरी इश्यूज कवर की, उसकी जो एनिवर्सरी थी, इस 50वें अंक की जो एनिवर्सरी थी उसके मतलब इश्यूज कवर, मतलब उसके कवर पेज के ऊपर उसको इश्यू किया, उसके कवर के ऊपर, मतलब मुख्य पेज के ऊपर, कवर पेज के ऊपर उसको मुद्रित किया, उसका जो चित्र है वो आया। कि रो विजन नामक एक यूके बेस्ड मैगजीन जो कि आउटसाइडर आर्ट के पब्लिकेशन में अग्रणी है, आउटसाइडर आर्ट के प्रकाशनों में, प्रकाशन के जो जन्मदाता है, उसने नेक चंद और उसके रॉक गार्डन की मूर्ति कला, उसका नाम क्या है, वीमेन बाय द वाटरफॉल को अपने 50वें जो 50th इशू था, जो 50वां अंक था स्प्रिंग 2005, उसकी एनिवर्सरी वाले अंक के पेज पर, उसकी एनिवर्सरी का जो अंक था, जो इशू था, उसमें कवर के ऊपर उसको फीचर, मतलब उसको मुद्रित किया, उसको कवर पे स्थान दिया, उस रॉक गार्डन के उस चित्र को। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट, और ये बहुत बड़ी बात है, देखो रो विजन के जो 50वें अंक की जो एनिवर्सरी थी, उसके एनिवर्सरी के ऊपर इस नेक चंद और उसका जो रॉक गार्डन है उसको कवर पेज के ऊपर छापना मतलब बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए भी। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वाज अ वर्क दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस। कि द नोशन यानी जो विचार है, विचार कौन सा, आर्ट ब्रूट या फिर रॉ आर्ट, तो दोनों एक ही बात है कि आर्ट ब्रूट या रॉ आर्ट का जो विचार है, वाज ऑफ वर्क्स, उन कृतियों के लिए था, उन वर्क्स के लिए था, कि ये जो आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट का जो विचार है वो उन कृतियों के लिए था, डेट वर इन देयर रॉ स्टेट, जो कि अपने रॉ स्टेट में, मतलब अपने प्रारंभिक स्थान में थी, प्रारंभिक अवस्था में थी, एज रिगार्ड्स कल्चर, कि एज रिगार्ड्स कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, कि कल्चरल यानी सांस्कृतिक और जो आर्टिस्टिक यानी जो कलात्मक प्रभावों की दृष्टि से, इन्फ्लुएंस प्रभाव होते हैं, कि सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभावों की दृष्टि से जो कृतियां अपने रॉ स्टेट में थी, अपने प्रारंभिक अवस्था में थी, तो ये जो विचार है वो उन आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट की कृतियों के लिए था, जो सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभावों की दृष्टि से वो अपने प्रारंभिक अवस्था में थी, तो ये विचार उनके लिए था। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स। कि देखो बताया है कि एनीथिंग और एंड एवरीथिंग, कि कोई भी चीज और प्रत्येक चीज, टिन से लेकर के सिंक तक, मतलब जो टिन होता है वहां से टिन से लेकर के सिंक यानी जो बर्तन धोने का जो स्थान होता है सिंक, तो कोई भी चीज और प्रत्येक चीज टिन से लेकर के सिंक तक, टू ए ब्रोकन डाउन कार, तथा ब्रोकन डाउन कार जो मतलब एकदम कबाड़ बन चुकी जो कार है, वहां तक की कोई भी जो मटेरियल है, पदार्थ है, फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट, वो कला की चीज हो सकती है, एक कला की कृति हो सकती है। कि समथिंग नेक चंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट, कि कुछ इस प्रकार की चीजें ही, ऐसी ही कला है जिसे नेक चंद ने डिजिंग हाइट, मतलब एकदम गजब की ऊंचाइयों तक वो लेके गया था, मतलब इस प्रकार के मटेरियल थे, कुछ ऐसी ही चीजें थी जिन्हें नेक चंद है वो एकदम डिजिंग हाइट तक, मतलब बहुत शानदार ऊंचाइयों तक लेके गया है, नेक चंद है वो लेके गया है। इन टूटे फूटे आइटम से, पत्थरों से इन्होंने कितना अच्छा उन्होंने एक गार्डन तैयार कर दिया जिसे लोग बाहर से देखने आते हैं, और चंडीगढ़ की शोभा है ये रॉक गार्डन। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। कि रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट, कि उसकी आर्ट को, उसकी कला को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइज मतलब उसको पहचानना, उसकी कला को रिकॉग्नाइज करना, एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। कि एक व्यक्ति के द्वारा जो अपना जो ड्रीम है, अपना जो स्वप्न है, उसको लाइव मतलब उसको जीवित करना, अपने स्वप्नों को साकार करने की जो उपलब्धि होती है, तो उसके समान इसको बताया गया है कि ये एक ऐसा धारण प्रमाण के रूप में, एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी के रूप में है, अपनी कला को, उसकी कला को पहचाना। ही जाट मतलब नेक चंद की कला को अगर कोई पहचान लेता है, उसको पहचानना एक व्यक्ति के द्वारा अपने स्वप्नों को साकार करने जैसा, एक बहुत ही साकार करने की से जो उपलब्धि मिलती है,
तो उस उपलब्धि की एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी के रूप में, एक असाधारण प्रमाण के रूप में ये चीज है। मतलब उसकी कला को अगर कोई व्यक्ति पहचान ले तो इस टाइप से मानेगा कि उसने अपने एक व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने से जो उपलब्धि हुई है उसका एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, एक असाधारण प्रमाण के रूप में उसको मान्यता प्रदान करी गई है। उसकी कला को पहचानते हुए कि एक ही लाइव्स हिज ड्रीम्स, कि अपने सपनों को साकार करने से जो एक सिंगल व्यक्ति को जो एक व्यक्ति को जो मतलब जो ऊंचाइयां मिलती है, जो उपलब्धि होती है, उसके एक असाधारण प्रमाण के रूप में द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम, कि जो यूनेस्को का जो स्विस कमीशन है, यूनेस्को के जो स्विस कमीशन है उसके द्वारा उसको ऑनरिंग हिम मतलब उसको सम्मानित किया जाएगा, उसको मान्यता देते हुए। बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, कि किस रूप से, कि उसकी बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, कि उसके जो वर्क है, उसके जो कार्य हैं, उसकी जो कृतियां हैं, उसको एक एक्सपोजिशन मतलब प्रस्तुति प्रदान करना, यूरोपियन एक्सपोजिशन, यूरोप के देशों में प्रस्तुति, बाय वे ऑफ, इस तरीके से। तो मतलब जो उसको ऑनरिंग दिया जा रहा है यूनेस्को के जो स्विस कमीशन उसके द्वारा उसको सम्मानित किया जाएगा, और सम्मानित किस रूप में होगा, बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, उसके कृतियों का यूरोप के अंदर प्रस्तुति प्रदान करके, यूरोप के अंदर उसके जो कृतियां हैं उसकी प्रस्तुति प्रदान करके उसको यूनेस्को के स्विस कमीशन के द्वारा ऑनर दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। द 5 months इंटरेक्टिव शो रिल्म ऑफ नेक्चन बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। तो देखो द 5 months इंटरेक्टिव शो, की 5 महीने का ये जो इंटरेक्टिव शो है, मतलब जो क्रिया प्रतिक्रिया का वैचारिक आदान प्रदान का ये जो शो है, ये जो प्रदर्शन है, रिल्म ऑफ नेक्चन इस जो शो होगा उसका नाम बताया है। बिगिनिंग अक्टूबर, वो अक्टूबर से शुरू होगा। विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, और वो स्विट्जरलैंड का जो म्यूजियम है, जो लीडिंग म्यूजियम मतलब जो अग्रणी, सबसे आगे जो म्यूजियम है, सबसे जो श्रेष्ठ जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम पे मतलब हेल्ड होता है, रखा जाएगा। कि 5 महीने का ये वैचारिक आदान प्रदान का शो रिल्म ऑफ नेक्चन है, वो अक्टूबर में शुरू होकर के अक्टूबर में प्रारंभ होकर के स्विट्जरलैंड के अग्रणी म्यूजियम के अंदर रखा जाएगा, वहां पे हेल्ड होगा, वहां पे रखा जाएगा। और इसके साथ में स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, इन चारों जगह का बताया अभी। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के अग्रणी म्यूजियम में ये अक्टूबर से प्रारंभ होकर के इसको रखा जाएगा। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माइग्रेशन, नेक्चन सेज। नेक्चन क्या कहते हैं कि नेक्चन सेज, नेक्चन कहते हैं ये द बिगेस्ट रिवॉर्ड, जो बिगेस्ट रिवॉर्ड है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, वॉकिंग थ्रू द गार्डन, इस गार्डन में टहलना, इस गार्डन में चलना, एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, और मेरी क्रिएशन को, मेरी रचना को देखते हुए लोगों को एंजॉय करना, लोगों के द्वारा आनंदित होना, कि मेरी रचना को देख करके आनंदित होते हुए उन लोगों को देखना और मेरे गार्डन में से टहलना, वॉकिंग करना, ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, वो पुरस्कार है, वो है। ऐसा नेक्चन कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है कि लोग मेरे गार्डन में घूमे और मेरी जो क्रिएशन है उसको देखते हुए वो इंजॉय करे, उससे वो हैप्पी हो, वो आनंद उठाए, खुश हो। तो ऐसा नेक्चन कहते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। बृंदा सूरी का लिखा हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005। तो आई होप आपको जो चैप्टर है वो क्लियर हुआ होगा, आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आया देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि माउंटेन और वाटर के लिए कौन सा वर्ड है, वो चाइनीज वर्ड एक आया है, माउंटेन के लिए अलग आया है, वाटर के लिए अलग आया है। तो उन दोनों नाम को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।